शेल्स और सबशेल्स हमने पढ़ा था कि शेल्स में सबशेल्स होते हैं, सबशेल्स में ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। 99% चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पर मिलेगा, ऑर्बिटल में मिलेगा। ऑर्बिटल का दूसरा नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड था। अब मैं ये चीज़ें सब रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है सो यू कैन स्टॉप मी एंड ओपन योर माइक, आप मुझसे पूछ सकते हैं वो। अच्छा, तो हमने कुछ क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया था। क्वांटम नंबर क्या थे, 4 ऐसे कांस्टेंट्स जो कि हमें बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पड़ा हुआ है। बेसिकली जैसे आप किसी के घर जाते हो, एक घर का या जगह का एड्रेस होता है, तो वैसे ही हर इलेक्ट्रॉन का, लिसन टू मी, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक एड्रेस है और वो एड्रेस 4 कांस्टेंट्स के ज़रिए बताया जाता है। इन कांस्टेंट को आप कहते हो क्वांटम नंबर। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने के लिए या फिर आप बोल सकते हो उसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आप 4 नंबर्स का या फिर 4 चीज़ों का इस्तेमाल करता है, कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल करता है, उसे आप लोग क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप शेल होता है, शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है और फिर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है, स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। 4 क्वांटम नंबर्स होता है। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे आप n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है, शेल कितना बड़ा है, एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, शेल की एनर्जी क्या है, ठीक है। अब शेल का साइज़ कैसे बताएगा, देखो भाई, सबसे पहला हमारे पास जो शेल होता है KLMN, ये हमारे पास क्या है, ये शेल के नाम है। n = 1 यानी कि K शेल की बात हो रही है, n = 2 यानी कि L शेल की बात हो रही है। ये तो सिंपल बात है। साइज़ कैसे बताएगा भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अगर n की वैल्यू 3 है यानी कि किसकी बात हो रही है, m शेल की बात हो रही है, तो m की साइज़ बड़ी है एज़ कम्पेयर टू k की साइज़, ठीक है। सबसे छोटी k की साइज़, फिर आप जैसे जैसे न्यूक्लियस के दूर जाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी क्योंकि शेल की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी कैसे, देखो न्यूक्लियस के जितना करीब होगी एनर्जी उतनी कम होगी। के शेल की एनर्जी सबसे कम होती है, एन की एनर्जी यहाँ पे इन चारों में से सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल, आप कैसे फाइंड करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन है एक शेल में, उसका फॉर्मूला है 2n²। n जहाँ पर क्या है, शेल नंबर, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया था, ये फॉर्मूला था 2n²। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक बात आपने याद रखनी है, n कभी भी 0 नहीं हो सकता। n की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जो कि किसकी होती है, k शेल की होती है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल, मुझे पता लगाना है k में कितने ऑर्बिटल्स हैं। देखो ये शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है, लेकिन अगर आपसे डायरेक्टली MCQs में पूछ ले कि बताइए L के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n² का, ठीक है, किसका, n² का। फॉर एग्जांपल मुझे बताइए L के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने n लेना है और उसका स्क्वायर कर देना है, एग्जैक्टली 4। कैसे, L यानी कि n = 2, 2 का स्क्वायर क्या है, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल = n2² और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल = n²। ये था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड हमारे पास जो था वो था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको आप L से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये हमें बताता था सब शेल के बारे में, सब शेल की साइज़, सब शेल की शेप, उसकी एनर्जी, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 हो सकता है, बल्कि ये स्टार्टिंग किससे होती है, 0 1 2 3 इस तरीके से, यही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई हुई है। अब हमें पता है 4 तरीके के सबशेल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा KLMN, ये उनके नाम थे सबशेल के, तो उसी शेल्स के, तो उसी तरीके से सबशेल्स के भी नाम होते हैं SPDF। 4 सबशेल्स होते हैं SPDF। S के अंदर L की वैल्यू क्या है, 0, ये वैसे ही है, देखो K था, K में N की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो S है, S में L की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, 0, ये आपने याद रखना है। इसी तरीके से P में 1 है, D में 2 है, F में 3 है। अब SPD इनकी फुल फॉर्म कुछ है, हाँ इनकी फुल फॉर्म्स होती हैं, S हमारे पास शार्प लाइंस के लिए, P प्रिंसिपल लाइंस के लिए, D डिफ्यूज्ड लाइंस के लिए और F फंडामेंटल लाइंस के लिए इस्तेमाल होता है। कोई लॉजिकल नाम नहीं है, लेकिन ये इसके बेसिस पे जो है वैसे नाम दे दिए इन्होंने। अब इन सब की एक
शेप होती है। एस की शेप क्या है? स्फेरिकल शेप है। इसके अंदर चार्ज क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पी की शेप क्या होती है? डम्बल होती है। डी की शेप क्या होती है? डबल डम्बल होती है। और एफ की शेप कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं इन सब शेल्स के अंदर। इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। अगर आपको फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, तो इसका फॉर्मूला क्या है? 2l+1। अब जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ बताइए पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी आज तो आपको याद है कि चलो पी के अंदर कितने 6 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ऐसा नहीं आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए यू नीड टू लर्न दिस वैल्यूज। लेकिन अगर आपको नहीं याद हो रही तो ये आप फॉर्मूला से भी 1 मिनट में निकाल सकते हो, इतना मुश्किल और इतना टाइम नहीं लगेगा। आपने फॉर्मूला याद रखना है 2l+1। मैं आपसे कहती हूँ बताइए डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। समझ लो आपको नहीं पता कितने हैं। डी की एल की वैल्यू क्या है? नहीं, एल की वैल्यू क्या है? डी की 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 2+1, 2×2 = 4 +1, 4 + 1 5, 2 5 = 10 आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से आप SPDF सबकी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे सब शेल में, तो उसके लिए फॉर्मूला है 2l+1। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए पी के अंदर नंबर ऑफ सब शेल्स कितने होंगे। सब शेल्स क्या होता है? जैसे PX, PY, PZ, ये क्या है? ये सॉरी सब शेल्स नहीं, ऑर्बिटल्स। ठीक है, सब शेल तो ये खुद है ना, ऑर्बिटल्स। अगर मैं आपसे पूछूं पी के अंदर, पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो PX, PY, PZ, ये अभी तो हमें याद है 3 ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आपको नहीं पता F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो आप फॉर्मूला सिंपल याद रखने की ज़रूरत नहीं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल का फॉर्मूला है 2l+1। तो मुझे बताइए F के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? L की वैल्यू क्या है? F की 3 है। 2 3 = 6 + 7। ठीक है, तो 7 ऑर्बिटल्स हैं किसमें? F सब शेल के अंदर। ठीक है, ये था हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर। लास्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम, ये सारा रिपीटेशन है, ये लास्ट क्लास में हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। इट्स जस्ट रिविजन, क्योंकि मैं आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगी वो थोड़ा सा छोटा है, तो आई थॉट कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेता है सो दैट आपको सब कुछ फ्लैशबैक में आ जाए कि हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, इसलिए ओके। आज का अच्छा, तीसरा हमारे पास जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें ऑर्बिटल की इन्फॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में, ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि कौन से एक्सिस पे वो लाई कर रहा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, हमारे पास N की वैल्यू 0 नहीं हो सकती थी, L 0 हो सकता था, और जो M की वैल्यू होती है वो अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? बेसिकली -L to 0 to +L, ये हमारे पास M की वैल्यूज़ होती हैं। नहीं समझ आया? लेट मी एक्सप्लेन। देखो, M हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है, M 0 हो सकता है, N 0 नहीं हो सकता था, लेकिन L भी 0 हो सकता है और M भी मिनिमम 0 होता है। अच्छा, मिनिमम देखिए, मिनिमम हमारे पास जो एग्जाम्पल से समझता है इसको, S हमारे पास एक क्या है? सब शेल है। मुझे पता लगाना है कि S के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो याद रखना है S के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल्स नहीं होते, S के अंदर हमारे पास सिर्फ S ऑर्बिटल ही होता है। ठीक है, इसका खुद का जो सब शेल, खुद जो ये सब शेल है, तो ये वही होता है। इसके अंदर M की वैल्यू हम लोग वैसे तो 0 होनी चाहिए थी, लेकिन M की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे हम, 1 होती है। P से समझते हैं। देखें, P हमारे पास, P के अंदर P एक सब शेल है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि P के अंदर L की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3।
1, गुड। ठीक है, तो 1 है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कि पी के अंदर कितने सबशेल्स होंगे, तो आप क्या करेंगे, -1 0 2 प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या है, 1 है, तो -1 0 +1, ये 3 इसके अंदर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की वैल्यू आ जाएगी, -1 0 n +1। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, पी के अंदर 3, px py और pz। ठीक है, डी के अंदर कितने हैं, 5, एफ के अंदर कितने हैं, 7। अगर तो देखो आपको फाइंड करना है ना, आपको फाइंड करना है कि एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था, 2l + 1 है। ये जो फॉर्मूला यहाँ पे देख रहे हो ना, -l2 0 + 1, ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली हमें बताता है कि उन जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो अब जैसे px है तो वो -1 है, py है वो 0 है, pz क्या है +1, ये उसके लिए है। ठीक है, -l0 बेसिकली -l2 + l। ठीक हो गया, तो अपने याद रखना है कि s के अंदर हमारे पास l की वैल्यू 0, p के अंदर l की वैल्यू 1, d के अंदर l की वैल्यू 2, f के अंदर l की वैल्यू 3। अगर आपसे पूछा जाए s के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक ऑर्बिटल होता है। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स। d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। ठीक है, d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होता है, और f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होता है। आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 2l + 1 वाले फॉर्मूला से, लेकिन आप याद कर लें, सो दैट वुड बी मोर बेटर। लास्ट हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है कि ऑर्बिटल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस के अंदर रोटेट या फिर स्पिन करता है। एक ऑर्बिटल में, मैंने आपसे ये बात मेंशन की थी लास्ट टाइम भी, कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, 1 ऑर्बिटल कंटेन्स मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसके अंदर मैं बोलूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा, पार्शली फिल्ड हो जाएगा। सही है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन में होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ px की, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। ये जस्ट एक तरीका है रिप्रेजेंटेशन का कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रोटेट कर रहे होता है। तो ये हमेशा ये ऑपोजिट होता है, कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसे है तो ये गलत हो जाएगा, या फिर ऐसे है तो दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी सेम डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर सकते। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, एक क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, ऑपोजिट होता है। एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव हाफ और क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव होता है। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने पढ़ा होगा SS PS PS DPS DPS, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरीके से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लॉज वगैरह हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें डिस्कस करना है। दिस इज़ आवर टॉपिक। अभी हमने क्लास जो है वो अभी शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना उनके ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं एक एटम के, और इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने को ही हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे मेनली 4 रूल्स हमें डिस्कस करने हैं। ये चारों ही मेन रूल्स हैं, आपने पढ़े होंगे, हुंड्स रूल और पॉलीस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये वही है। सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है n+l रूल। n+l रूल क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स। इसका सिंपल मतलब ये है कि n हमें पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l क्या है, l हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। अच्छा, इस रूल का एक दूसरा नाम है, इसको किसी को याद है, W से था, विस्वेसर। अच्छा, विस्वेसर रूल कहते हैं इसको। ठीक है, n+l रूल इज विस्वेसर रूल, इसका दूसरा नाम है ये। सही है। अच्छा, आपको पता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी,
अगर नहीं भी आपको आती तो आप ज़रूर आपने कभी ये देखा तो होगा ही, एस एस, है ना, इस तरीके से। और फिर हम लोग नंबर्स एलोकेट करते हैं इनको ऐसे, राइट। तो एक नंबर होता है और एक लेटर होता है। अब ये है क्या? अब n प्लस रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो ये हमारे पास जो फर्स्ट, इसके पास जो नंबर होता है ये होता है n का, ठीक है। इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू क्या है? 1 है, सही है। और s हमें क्या बताता है? s सब शेल है। सब शेल का मतलब क्या? l हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और n हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता है। तो इसीलिए इसे n प्लस एल रूल कहते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है। पहले तो ये रूल क्या कहता है, समझ आ गया कि इसका दूसरा नाम क्या है? वेस्टफिसर प्रिंसिपल। इसे n प्लस एल रूल क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो आपने इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन देखी होगी, हम लोग एक नंबर और फिर एक SPDF इनमें से कोई इस्तेमाल करते हैं। तो जो नंबर होता है वो हमें बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कौन से शेल की बात हो रही है? एग्जैक्टली, के शेल की बात हो रही है, ठीक है। अब n प्लस एल रूल क्या कहता है? सिंपल वर्ड्स में n प्लस एल रूल कहता है कि भाई आप जब इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे उसके ऑर्बिटल्स में, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के अंदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल और अकॉर्डिंग टू वेस्टफिसर प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन देयर ऑर्बिटल्स on the basis of their increasing order of energy या फिर energy order, increasing energy level के basis पे, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर या फिर एनर्जी लेवल की बेसिस पे आपने इलेक्ट्रॉन्स को एलोकेट करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते आपने पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया उसके बाद यहाँ पे नहीं। 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की एनर्जी उससे ज़्यादा है, p की एनर्जी उससे ज़्यादा है, 3s की एनर्जी उससे ज़्यादा है, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए हम लोग कहते हैं, और आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? फिल करेंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s 2s 3s। अब देखो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जिसका ये वाला क्या था? ये n नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपने फिल करना है। आपको पता है कि n की एनर्जी, n1 की एनर्जी सबसे कम होती है, राइट। अभी बताया था k l m n, तो n2 की उससे ज़्यादा है, n3, फिर n4, राइट। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 2s 3s यही कॉन्फ़िगरेशन लेवल होती है ना? नहीं, 3s नहीं आता, पहले 2p आता है, राइट, फिर 3s फिर 3p। मुझे आपसे ये पूछना है कि देखो अब 1 छोटा है सबसे, तो इसका मतलब ये पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा, सही है। लेकिन अब मसला ये है, यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें ये भी 2 है और ये भी 2 है। अब दोनों का मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सेम है, मैं इलेक्ट्रॉन 2p में भी तो फिल कर सकती हूँ। मैं क्यों पहले यहाँ पर फिल कर रही हूँ? ये ऑर्डर हमने क्यों रखा? एस क्यों पहले आता है? जबकि शेल नंबर दोनों का सेम है, दोनों का 2 शेल नंबर है, राइट। एन की वैल्यू तो 2 है दोनों में। लेकिन इसके अंदर आप देखो ना, आप भले n की वैल्यू सेम हो लेकिन l की वैल्यू तो सेम नहीं है ना। s उसके बाद p आ रहा है, तो s के अंदर कम एनर्जी होती है p से, ठीक है। तो इसीलिए आपने सेकंड पे इसके अंदर फिल कर दिया, फिर आपने थर्ड में 2p में फिल कर लिया इलेक्ट्रॉन को, और इसी तरीके से फिर आपने इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है। चाहे आपके पास, यानी कि कहने का मकसद ये था, चाहे आपके पास n का वैल्यू सेम हो लेकिन फिर आपने l की वैल्यू देखनी है, जिसके अंदर फिर l में कम एनर्जी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा। ये रूल
इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारी बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन इसको पढ़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये समझना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना 1s 2s 3p, बेसिकली इस ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। बस इस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का ऑर्डर है। दैट्स इट। इस ही रूल को आप कहते हैं क्या? n+l रूल या फिर वेस्टरसर रूल। ठीक है? यस। ओके। और अगर एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है, नोट कि अगर हमारे पास दो सबशेल्स का n+l वैल्यू सेम आती है, ठीक है, दो सबशेल्स की n+l वैल्यू सेम आती है। n+l का मतलब क्या है कि n था और l था, उन दोनों की वैल्यूज आपने ऐड कर दी है। ऐसा n की वैल्यूज़ क्या है? 1 2 3 4, इस तरीके से। और l की वैल्यूज़ कैसे होती हैं? 0 1 2 3। ठीक है, आप कैसे n+l वैल्यू निकालेंगे? जैसे ये 1 है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 1s का n+l वैल्यू क्या होगी, तो आप n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। s की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एग्जैक्टली, तो क्या हो जाएगी? 1। इसकी n+l वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो मुझे आपसे ये बताना था कि अगर आपके पास n+l वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल्स की सेम बन रही है, तो उस केस में आप किसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे? तो ये आपके पास असल में MCQ फॉर्म में आ सकता है, तो इसीलिए मैंने सोचा बता दूं। वैसे तो कोई मुश्किल बात नहीं है। नंबर ऑफ शेल होगा। हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप बेसिकली जिसके पास n की वैल्यू कम होगी, लो वैल्यू ऑफ n, उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे पहले। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ आ गया ये वाला प्रिंसिपल? ठीक है, आपने जस्ट याद रखना है n+, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो सुन ले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स। n+l रूल, ठीक है, आपने n और l की वैल्यू ऐड करनी है, और जो आपके पास वैल्यूज़ बनेंगी उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। इस रूल को वेस्टरसर रूल भी कहते हैं। ठीक है, अगर तो दो ऑर्बिटल्स की हमारे पास n+l वैल्यू सेम आ रही है, n+l वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया, आप n और l की वैल्यू प्लस करेंगे। अगर वो दो की सेम आ रही है तो फिर आप क्या करेंगे? जिसका कम शेल होंगे, जिसका n की वैल्यू कम होगी, उसमें आप इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे। तो ये था n+l रूल। नेक्स्ट जो हमारे पास रूल है वो है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये भी बिल्कुल वैसा ही सेम है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। जस्ट थोड़ी सी एक पॉइंट न्यू आया ऐड कर देना आपने। बात वही है कि भाई इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन्स को आपने फिल करना है। ये रूल हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है ऑर्बिटल के अंदर, ये उसको एक्सप्लेन करता है। ये रूल जस्ट इतनी बात कहता है जो मैंने आपको अभी बताई थी स्पिन क्वांटम नंबर में, कि कभी भी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं हो सकते। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी यही बताता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल के दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? अभी बताया था मैंने। 2l+1। ठीक है, तो नहीं ऐसे नहीं होगा। सिंपल आपने बात याद है, वो यहाँ पे ऑर्बिटल की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे उसकी सबशेल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे हमें ऑर्बिटल को आपका याद रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये दोनों, एक तो आपने पॉइंट याद रखना है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। दूसरा, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या है? ये ओपोजिट स्पिन में है। ठीक है, ओपोजिट स्पिन यानी कि ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रहे हैं।
मैंने बताया था एक हमारे पास क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज है और एक क्या है, एक क्लॉकवाइज है। ठीक है, एक पॉइंट इसका ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में, दोनों क्या है, ऑपोजिट स्पिन में है। दूसरा पॉइंट इसका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है? कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम, चारों ही सेम क्वांटम नंबर नहीं हो सकते, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी भी एक पोटेशियम एलिमेंट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है जो कि ये दोनों के अंदर पड़े हुए हैं। मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर्स निकाले, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, इसी तरीके से मैग्नेटिक और स्पिन की वैल्यू, और यहाँ पे भी निकाली। हम लोग कहते हैं इनकी वैल्यूज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, समझ लो एक्स या कुछ भी, एक्स वाई जी ए, ये वैल्यूज़ थी इनकी, ठीक है, हमने कुछ ऐसे ही मैंने कंसिडर कर लिया। अब ये अकॉर्डिंग टू पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये प्रिंसिपल कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की सेम चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है कि इसका भी एक्स है, इसका वाई है, इसका जेड है, इसका ये, ऐसा हो ही नहीं सकता। 2 इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम नंबर्स चारों नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक्स है, ये ए है, चलो इसको, ये बी है, ये जेड है, ये ए है, यानी कि अब क्या है, 3 सेम है लेकिन एक तो डिफरेंट है ना, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि चारों ही क्वांटम नंबर्स की वैल्यू क्या हो, 2 इलेक्ट्रॉन की, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की सेम हो, चाहे वो सेम एलिमेंट का हो, दूसरे एलिमेंट का हो, कुछ भी हो, 2 इलेक्ट्रॉन की सेम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू नहीं हो सकती। ये पॉइंट क्लियर हुआ है तो हमारे पास पॉलीस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल भी वाइंड अप हो जाएगा। Is that clear? Yes. ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हंट्स रूल। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमने एक रूल पढ़ा था, मार्कोनिकोव रूल, इफ़ यू रिमेंबर, वो अलग था, ये हंट्स रूल है। अच्छा, हंट्स रूल हमारे पास, इसका पूरा नाम क्या है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, हंट्स रूल, हम लोग इसे हंट रूल्स कहते हैं, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स एक साइंटिस्ट का नाम था। हंट्स रूल भी इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा रूल है। ये हमें बताता है कि यह हमें बेसिकली बताता है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे डी जनरेटिव ऑर्बिटल के अंदर। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ। आपने याद रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सबशेल है पी, पी के अंदर बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, ये 3 ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास पी सबशेल के अंदर। आपने याद रखना है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेम सबशेल के, उनके इन तीनों के अंदर, अच्छा मैं आपसे पूछती हूँ कि बताइए पी एक्स पी वाई पी जेड, इन सब में से एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है?
ओके, सबने सोच लिया? अच्छा, अगर कोई बताना चाहता है तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोना गिव यू द आंसर। यहाँ पे हमारे पास किसी इन तीनों की एनर्जी जो है वो क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। ऑर्बिटल पी एक्स पी वाई पी जेड, इनकी एनर्जी क्या है, सेम है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स का दूसरा नाम क्या है, डी जेनरेटिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी जेनरेटिव ऑर्बिटल्स, सही हो गया। तो हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमें डी जेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये कहता है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को एक्सप्लेन करता है डी जेनरेटिव ऑर्बिटल के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पी एक्स पी वाई पी जेड, इन तीनों में से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, तो यहाँ पे तो बात देखो, एन प्लस एल रूल क्या कहता था कि आपने इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के ऑर्डर के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, ठीक है। तो के एल एम एन, यहाँ पे एन की एनर्जी, के की एनर्जी सबसे कम थी, तो ये क्या था, इस तरीके से एनर्जी ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा था। तो मैं पहले क्या करती थी, लो एनर्जी वाले में फिल कर लिया, के में फिल कर लिया, फिर एल में जाते थे हम लोग। अब यहाँ पे तो एनर्जी सेम है, पी एक्स की भी सेम है, पी वाई की भी सेम है, जेड की भी सेम है। अब यहाँ पे क्या करें, तो कौन था, वेस्टफिसर रूल के अकॉर्डिंग उसने तो हमें बता दिया कि भाई इस इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में आपने फिल करना है, लेकिन भाई ऑर्बिटल की तो एनर्जी, जो डी जेनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी तो सेम है। तो अब हम कैसे, किस रूल को फॉलो करके, किस चीज़ को फॉलो करके, मुझे क्या पता पहले मैं एक्स में डालूँ, वाई में डालूँ, जेड में डालूँ इलेक्ट्रॉन को। तो अब यहाँ पे हर्ट्ज रूल इंट्रोड्यूस करवाया गया। हर्ट्ज रूल हमें ये बताता है कि डी जेनरेटिव ऑर्बिटल के अंदर जब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप क्या करेंगे, पहले सब ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिल करेंगे। जैसे अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे आ गए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 2 इसमें आ गए 1 इसमें आ गया, दिस इज़ रॉन्ग। हर्ट्ज रूल ये कहता है कि आपने पहले हर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल करना है और फिर आप डबल फिल कर सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप पहले एक एक एक, ये इसकी राइट कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे बताइए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन ए सही है या फिर ऑप्शन बी। 5 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी ऑर्बिटल्स के अंदर, ये क्या है, डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स हैं। ये ऑप्शन ए है आपके पास, ये ऑप्शन बी है। ये लाइंस हमें क्या बता रही हैं, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए हर्ट्ज रूल क्या कहता था कि आप क्या करेंगे, हर्ट्ज रूल ये कहता है कि आप पहले पार्शियली फिल करेंगे ऑर्बिटल्स को, उसके बाद आप क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, सही है। लेकिन अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते, चलें 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड, तो यहाँ पे ऐसी कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाती, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पेयरिंग बाद में करेंगे, पहले आप पार्शियली फिल करेंगे सबको। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो आप क्या करेंगे कि एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ये इसकी सही कॉन्फ़िगरेशन होगी। आई होप आपको हर्ट्ज रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हर्ट्ज रूल समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है अफबा प्रिंसिपल। अभी हमारे पास टाइम है तो वील डिस्कस अफबा प्रिंसिपल। अफबा प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले तो अफबा हमारे पास, जैसे हमने अभी हर्ट्ज रूल पढ़ा, वेस्टफिसर प्रिंसिपल पढ़ा, और कौन सा, एन प्लस एल, हर्ट्ज रूल और पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अच्छा, एन प्लस एल रूल हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बताता है, ठीक है। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें
ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और हुंड्स रूल भी हमें ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। बस ये है कि हुंड्स रूल हमें डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहा था, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और पॉलीस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देता था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हैं, स्पिन अपोजिट होगी, ठीक है, और पॉसिबल है ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का सेम चारों ही क्वांटम नंबर्स। लास्ट हमारे पास ऑफ्पा प्रिंसिपल है। ऑफ्पा प्रिंसिपल हमारे पास, ऑफ्पा बेसिकली एक ऑफ्पा का एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ बनाना। ऑफ्पा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये सेम n+l रूल की ही n+l रूल का ही एडवांस वर्जन है। जो n+l रूल कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, ये भी वही सेम बात ही है। तो जस्ट आपने डेफिनेशन में ये चेंज, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, n+l रूल के अकॉर्डिंग आप n की वैल्यू l की वैल्यू को ऐड कर रहे थे, फिर सबसे कम वैल्यू जो थी उसमें आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे थे, उसके बाद उस ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे थे, n की वैल्यू l की वैल्यू को ऐड करके। जो नंबर आता था आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मेरे पास 1 है, इसकी वैल्यू मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 1। तो ये सबसे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे, फिर समझ लीजिए किसी की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा। तो n+l रूल में ये था, लेकिन इन शॉर्ट इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बेसिस पे ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करे। तो ऑफ्पा प्रिंसिपल बिल्कुल वही सेम चीज़ है। अकॉर्डिंग टू ऑफ्पा प्रिंसिपल, electrons are filled in orbitals in order of increasing energy order, ठीक है। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर आप कैसे निकाल सकते हैं, आप n+l रूल को इस्तेमाल करके इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये आपको याद करना होगा, सिंपल है। आप पहले क्या करेंगे, 2s लगाएंगे, ठीक है, ss आ गया, उसके बाद आपने ps लगा देना है, ठीक है। ये हम लोग क्या पर अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, तो यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, n = 1, यानी कि k शेल है, k शेल का इलेक्ट्रॉन है ये। s हमारे पास क्या है, सब शेल है, ठीक है। सब शेल की इन्फॉर्मेशन कौन सा क्वांटम नंबर देता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, सही है। और s के लिए l की वैल्यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, 0 होती है। तो आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ss sp ps इसी ऑर्डर में आपने लिखना है। ऐसा नहीं आपने ps ऊपर लिख दिया, नहीं, ये ऑर्डर फिल करके पहले 2 नंबर फिर 4 लगा दिए, इससे आपको आसानी होगी और कुछ भी नहीं है। फिर आपने क्या करना है, ऐसे डी ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए नंबर्स। और क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम लोग इसे थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपने एफ को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने याद रखना है कि ये इस तरीके से लाइन की फॉर्मेशन करें तो आपको आसानी होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जस्ट आपने इनको नंबर दे देना है। आप हमेशा याद रखेंगे 1 जो है आप s को देंगे, ठीक है। तो 1 से आपने स्टार्ट करना है, तो ये हमारे पास 1s हो गया। इसी तरीके से आप सब s को नंबर से देंगे, 1 2, जिस जहाँ जगह s है, जब 3 आया, 4 आया, 5 6 7 8, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब p पे आना है, p आप 1 नहीं करेंगे, p को आप 2 करेंगे, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7, ठीक है। d आपने 3 लेना है, 3 4 5 6। लास्ट हमारे पास है f क्या है, 4 4 5। ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल। यहाँ पे आप इंक्रीजिंग, अब देखें ये हमारे पास इसी तरीके से अरेंज हुआ है कि एनर्जी लेवल्स इस तरीके से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2, p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 6, d के अंदर 10 और f के अंदर 14। ये बेसिकली हमने अभी भी पढ़ा था, कैसे
जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था, यानी कि सब शेल की इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था एल से, जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, अगर मुझे आप पता लगाना है, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं याद होती, इट्स ओके, आप फार्मूला का यूज़ कर लें। फार्मूला क्या था? अगर मुझे पता लगाना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, तो आप क्या करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे 2L+1, ठीक है। तो इससे आप निकाल सकते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में और भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। मैं आपको कुछ एटम एलिमेंट्स दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। सोडियम या फिर आप ले लें पोटेशियम, आप कोई भी एलिमेंट उठा के ले लें, कार्बन। अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मुझे करके दिखानी है, या फिर हम लोग चलें एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर भी लेते हैं। कार्बन की कर लेते हैं। मुझे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है इन ऑर्बिटल्स के अंदर। आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है, ऐसे ही होता है 6, 12, और एटॉमिक मास क्या होता है? 12। अब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कैसे फिल होंगे? आपने इस ऑर्डर को याद रखना है। क्या हो जाएगा? 1s 2s 2p। मुझे लगता है 6 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इसमें आ जाएंगे। कैसे? अब देखें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स एस में आए, 6 माइनस, अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? हमने 4 फिल कर लिए, ठीक है, 2 + 2 4। तो 6 - 4 = 2, तो यानी कि पी में बचे हुए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी? कार्बन की। इस तरीके से आप हर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंटर के चैप्टर एस ब्लॉक पी ब्लॉक के अंदर जनरल कॉन्फ़िगरेशंस याद करनी होती हैं हर ग्रुप की, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होता है, अल्कली अर्थ मेटल्स, ग्रुप 1A अल्कली अर्थ मेटल, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वाला। यहाँ पर हमारे पास इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS1 to NS2। ये इनकी ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 1A और 2A की, सही है। तो ये भी आपको याद करनी होंगी जनरल कॉन्फ़िगरेशंस। सो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया, या फिर सेकेंड ईयर के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दैट इज़ इट। हम लोग अब करेंगे इस चैप्टर के MCQs, और इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो केमिकल बॉन्डिंग होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।